हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आपके साथ ईजन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो ईबो था उसे जू जेनसिंग ने जैन को वहाँ पर देख लिया था मेंशन के पीछे वांग ईफे से बातें करते हुए, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि वो वांग ईफे थी। और अब ईबो भी जैन पर शक करने लगा था। ईबो जैन को उसके रूम में सुलाने के बाद वो वापस अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे जैन उठता है, रेडी होता है और वो ईबो के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाता है। तो वहाँ पर ऑलरेडी शुआन लू और जो लिू हाईक्वान थे वो वहीं पर थे और बातें कर रहे थे। जैन उनको देखता है और उन्हें गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है। जो लिू हाईक्वान थे वो जैन के टमी की ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या वो ठीक है। जैन बताता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तभी लिू हाई क्वान जैन के फिंगर के अंदर वो रिंग नोटिस कर लेता है और वो बोलता है शुआन लू अब तुम्हें जैन को उसके नाम से नहीं बुलाना चाहिए, अब वो हमारा यंग मास्टर है। उसके हाथ में रिंग देखो। जैसे ही शुआन लू रिंग देखती है तब वो शॉक हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाती है और वो बोलती है जैन से, वाह जैन, ये कब हुआ? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जैन अपने हाथ से उस रिंग को छिपाते हुए बोलता है, वो शीजे कल ही मैंने और इबो ने इंगेजमेंट की थी। ये सुनने के बाद शिवान बहुत ही हैप्पी हो जाती है और वो बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मैं सभी सर्वेंट्स और मेड को बता दूंगी कि आज से तुम भी उनके मास्टर हो। जैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है, नहीं नहीं शिजे प्लीज़, आप मुझे लिटिल ब्रदर ही बुलाइए। मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा अगर आप मुझे वो मास्टर बुलाएंगी तो। ये सुनने के बाद शुआन लू स्माइल करती है और बोलती ओके ठीक है ओके। ये सुनकर जैन स्माइल करता है। लियो हाइकॉन भी जैन को देखता है और बोलता है यंग मास्टर जैन, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। जैन ये सुनकर स्माइल करता है और वो ब्लश करते हुए अपना फेस नीचे करता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। इसके बाद जैन ब्रेकफास्ट की लिस्ट लेता है और उससे खाना बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद शुआन लू हर मेड सर्वेंट गार्ड सभी को बता देती है कि ईबो और जैन की एंगेजमेंट हो गई है, तो अब जैन भी उनका मास्टर है। इसके बाद शुआन लू वी यिंग इसके बाद शुआन लू जाकर ईबो को भी कॉन्ग्रेचुलेशन विश करती है। इसी तरह अब सबको पता चल गया था और सभी लोग ईबो और जैन को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे। जैन इन सब चीज़ों से इरिटेट था और वो सैड भी था क्योंकि अब धीरे धीरे करके सभी लोग उससे दूर रहने लगे थे। जैन इससे बहुत ही परेशान और दुखी हो गया था। फिर वो जल्दी से नाश्ता बना देने के बाद तुरंत गार्डन में चला जाता है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। जैन वहाँ जाकर एक चैन की सांस लेता है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और उन रैबिट्स को देखने लगता है। दो रैबिट्स एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और वहीं दूसरी तरफ जो लैन वांगजी रैबिट था वो चुपचाप बैठा हुआ था एक जगह और गाजर खा रहा था। और वी वूजियान जो रैबिट था वो लैन वांगजी को परेशान करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा बिजी था। वहीं लैन वांगजी जो रैबिट था ना ही तो वो वहाँ से दूर भाग रहा था और ना ही वो वी जिंग रैबिट को खुद से दूर कर रहा था। वो बस चुपचाप देख रहा था सब चीज़ें। ये देखने के बाद वी जिंग स्माइल करता है और वो उन रैबिट्स को देखते हुए बोलता है, रैबिट लैन वांगजी एंड रैबिट वी जिंग, तुम दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद जैन उठता है और वो पौधों को पानी देने लगता है। जैन के फेस पर सनलाइट की तरह एक ब्राइट स्माइल थी। जैन पौधों को पानी दे रहा था तभी अचानक से उसे अपने पीछे कुछ फील होता है। इससे पहले कि जैन कुछ समझ पाता, जैन के नोज पर जू जेनजिंग आता है और वो एक हैंकी रख देता है जिस पर मेडिसिन लगी हुई थी। मेडिसिन की स्मेल के कारण जैन बेहोश हो जाता है और वो वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं पूरे 1 घंटे का सीन। 1 घंटे बाद जैन धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करता है। जैन देखने के लिए अपनी नेक को जैसे ही मूव करता है उससे उसकी नेक के अंदर एक शार्प पेन होता है। जैन जब ये फील करता है तब वो अपनी आईज को कसकर बंद कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा उसकी नेक के अंदर दर्द हो रहा था। ईबो वर्डली जैन को देखता है और बोलता, जैन तुम ठीक तो हो ना, कि क्या हो तुम्हें? जैन अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो देखता है चारों तरफ, तो ये ईबो का रूम था। जैन अपनी आइज़ को ओपन करने के बाद ईबो को देखता है और फिर वो उठकर बैठ जाता है और वो डरते हुए बोलता है कि क्या किसी ने मुझे मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी? ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन शांत हो जाओ तुम, ठीक है? तुम्हें किसी ने भी किडनैप करने की कोशिश नहीं की थी, ओके सब ठीक है। जैन बोलता है, लेकिन किसी ने मेरे नोज पर कपड़ा क्यों रखा था? ईबो बोलता है, जैन वो सब तो मुझे नहीं पता, जब मैं गार्डन में गया तब मैंने देखा कि तुम नीचे फ्लोर पर गिरे हुए हो, मुझे नहीं पता तो मैं तुम्हें मेरे रूम में ले आया।
जैन बोलता है, ओह अच्छा। ये बोलकर वो नीचे की ओर देखता है। ईबो जैन को देखता है और वो उसके पास बेड पर बैठ जाता है और बोलता है, जैन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके। और फिर वो जैन को हक करता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। जैन भी ईबो को हक बैक करता है और फिर ईबो जैन से बोलता है, जैन अब इस मेंशन में सबको पता चल गया है हमारे रिश्ते के बारे में, तो अब तुम भी मेरी तरह ही इन सब के मास्टर हो, ठीक है। जैन अपना सिर हमें हिलाता है। इसके बाद ईबो जैन को देखता है और जैन भी ईबो को देखता है। ईबो बोलता है, जैन अब मुझे ऑफिस जाना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, तो मैं अब जा रहा हूँ। तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो फिर तुम यहाँ पर किसी से भी बोल देना, ठीक है, ओके फियोंसे। जैन ये सुनने के बाद ब्लश करता है और उसके हार्ट में उसे पेन होता है। ईबो जब उसे फियोंसे बोलता है तो उसे हार्ट में बहुत पेन होता है, उसे शाइनेस भी होती है। जैन अपना सिर नीचे कर लेता है और बोलता है। इसके बाद ईबो स्माइल करता है और वो फिर से जैन के फोरहेड पर उसे किस करता है और फिर वो रूम से बाहर आ जाता है। ईबो के जाने के बाद जैन एक चैन की सांस लेता है और फिर वो अपने सर को मूव करता है और डोर की ओर देखता है। तभी उसे फिर से उसके नेक में बहुत ही शार्प पेन होता है। जैन फिर बाहर आता है और वो बोलता है, गॉड डैम इट, मेरे नेक में इतना पेन क्यों हो रहा है। जैन कंप्लेन करते हुए बोलता है। इसके बाद वो चला जाता है अपने रूम में और थोड़ी बहुत चीज़ें करता है। पूरा दिन जैन कोई भी सस्पिशियस चीज़ नहीं करता, वो चुपचाप मेंशन के अंदर रहता है। जैन कुछ भी नहीं करता है और सभी लोग जैन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे थे, उनके मास्टर की तरह ही। और ईबो पूरा दिन अपने ऑफिस में बिजी था। अपने काम के कारण वो डे के अंदर एक बार भी जैन को कॉल नहीं कर पाता। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। ईबो अपने रूम के अंदर सोया हुआ था। वो धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और मम्बल करते हुए बोलता है, सहन। फिर वो उठता है बेड से और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। फिर वो रेडी होता है। रेडी होने के बाद फ्रेश अप होकर वो अपने रूम से बाहर निकलता है और वो सीधा जैन के रूम की ओर चला जाता है। ईबो जैन के रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि जैन पीसफुली सोया हुआ था। इसके बाद वो जाता है, डोर को बंद करता है और जैन के पास बेड पर आ जाता है। जैन को देखता है, जैन कितने प्यारे तरीके से बेड पर सोया हुआ था। ये देखकर ईबो स्माइल करता है और वो जैन के ईयर के पास जाता है और विस्पर करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग माय लव। जैन धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है जब उसे ईबो की आवाज़ सुनाई देती है। जैन ईबो को देखता है अपने सामने। ईबो जैन को देखता है और वो उसे हक करता है और फिर उसके लिप्स पर उसे किस करता है। जैन भी ईबो को किस बैक करता है स्माइल करते हुए। वो दोनों एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस करने लगते हैं। 10 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। ईबो जैन को देखता है और हैवी ब्रीथ लेते हुए बोलता है, तुम बहुत ही डिलीशियस हो। ये सुनकर जैन बहुत ही ब्लश करता है और वो अपने फेस को नीचे कर लेता है और फिर ईबो को देखता है और वो ब्लश कर रहा था। तभी अचानक से जैन रुक जाता है जब उसे कुछ याद आता है और वो ब्लश करना भी बंद कर देता है। जैन फिर ईबो को देखता है और बोलता है, वो आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा तो मैं जल्दी से आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। ईबो बोलता है इसके बाद वो जैन से हक को ब्रेक करता है और जैन को देखता है। जैन भी ईबो को देखता है जो कि उसे पहले से ही देख रहा था। जैन फिर ईबो को देखता है। ईबो फिर बेड से उठता है और बोलता है, ओके तो फिर मैं तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर वेट करूँगा, ठीक है। जैन बोलता है हाँ। इसके बाद ईबो डोर की ओर जाता है। फिर वो डोर के पास रुक जाता है, जैन को देखता है और बोलता है, जैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू जैन। ये बोलकर वो जैन की ओर विंक करता है। इसके बाद ईबो वहाँ से चला जाता है। जैन अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है और वो शॉकिंगली बस डोर को ही देखता रहता है। फिर जैन बहुत ही सैड हो जाता है और वो फिर टेबल से बेड से उठता है और वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। फ्रेश होकर जैन अच्छे से रेडी होता है। फिर वो अपने रूम से बाहर आता है और किचन की ओर चला जाता है खाना बनाने के लिए। सभी मेड्स और सर्वेंट जितने भी थे जैन को मास्टर बुला रहे थे। जैन भी सभी को गुड मॉर्निंग बोल रहा था। जैन फिर किचन में आता है, सबके लिए नाश्ता बना लेता है। नाश्ता बना देने के बाद फिर सभी मेड्स जो थी वो नाश्ते को सर्व कर देती है डाइनिंग टेबल पर। जैन भी वहीं पर था। ईबो फिर जैन को देखता है और फिर वो सबको देखता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। लियो, हाई कान, वांग, हाई श्वान सभी लोग वहाँ पर थे। फिर ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन यहाँ आओ मेरे पास। जैन ईबो के पास जाता है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन बैठो हमारे साथ नाश्ता करो। जैन भी फिर बोलता है हाँ। इसके बाद वो भी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। ईबो खुद जैन की थाली के अंदर वो फूड को सर्व करने लगता है। ये देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और चौंक कर ईबो को देखते हैं। जैन भी जब ये देखता है तब वो सरप्राइज रह जाता है और जल्दी से ईबो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं खुद सर्व कर लूँगा। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे क्योंकि ईबो पहली बार ऐसे किसी को फूड सर्व कर रहा था।
ईबो जैन को देखता है और वो स्माइल करता है और फिर जैन के हाथ को हटा देता है और बोलता है जैन मैं तुम्हें सर्व करता हूँ। जैन हेजिटेटली बोलता है नहीं मैं कर लूँगा, लेकिन ईबो बोलता है जैन मैं करता हूँ। ये बोलकर ईबो जैन की ओर स्माइल करता है और वो फूड को सर्व करता है जैन को। ये देखकर सभी शॉकिंग थे क्योंकि ये ईबो पहली बार किसी के लिए स्माइल कर रहा था, लेकिन वांग हाइशवान बिल्कुल भी इस चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि वो जानता है कि उसका भाई जैन के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है, अक्सर प्यार में लोग ऐसे ही करते हैं। हाइशवान फिर जैन को देखता है और बोलता है सिस्टर इन लॉ वेरी गुड, आप मेरे ब्रदर को बिल्कुल सही रास्ते पर ले जा रहे हो, कीप इट अप, और इसे जल्द ही इसके माफिया वर्ल्ड को छोड़ने के लिए भी बोल दीजिए। जैन जब वांग हाइशान के माउथ से अपने लिए सिस्टर इन लॉ वर्ड सुनता है तब उसे बहुत ही शाय फील होता है। जैन पूरी तरह से ब्लश करने लगता है। फिर जैन अपना सिर हमें हिलाता है। इसके बाद फिर ईबो जैन को ही देख रहा था स्माइल करते हुए। जैन ईबो को देखता है कि ईबो अभी भी स्माइल कर रहा है। ये देखकर जैन के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वांग हाइशवान फिर दोबारा से बोलता है सिस्टर इन लॉ मैं जानता हूँ आप ये कर सकते हो क्योंकि आप ही हो जिसकी वजह से मेरे ब्रदर में इतने सारे चेंज हुए हैं। आप ही हो जो मेरे ब्रदर को चेंज कर सकता है। प्लीज़ मेरे ब्रदर को चेंज कर दो, आपकी वजह से ही अब वो मैंशन के अंदर किसी को भी नहीं मारता है, वो बहुत ही चेंज हो गया है और ऐसा सिर्फ आप ही कर सकते हो। प्लीज़ ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्रदर को बदल दो प्लीज़। वो ये सब चीज़ें छोड़ दे, बस आप ऐसा कर दो और ये सिर्फ आप कर सकते हैं और मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। ईबो वांग हाइशवान को देखता है और बोलता है हाइशवान अपने खाने पर फोकस करो न कि मेरे फियोंसे पर। ये सुनते ही लिू हाई क्वान हंसने लगता है। जैन बिल्कुल नीचे देखने लगता है और वो अपने खाने को खाने लगता है। दूसरी तरफ लिू हाई क्वान जब ये सुनता है तब वो पाउट करते हुए बोलता है ब्रदर क्या मैंने कुछ गलत कहा? ईबो भी अपना खाना खाने लगता है। अपना खाना खा लेने के बाद वांग ईबो लिू हाई क्वान और जू जेनसिंग के साथ अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। इसके बाद वांग हाइशवान भी अपनी फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस के लिए चला जाता है। ये उसका लास्ट ईयर था, इसीलिए वो हार्ड वर्क करना चाहता था ताकि वो एक प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर बन सके। इसके बाद जहन फिर अपने रूम में जाता है, अपना फ़ोन निकालता है और वो यूबिन को मैसेज करता है कि तुम कैसे हो। यूबिन जहन को मैसेज करता है और बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ ब्रदर, आप कैसे हो और आप यहाँ पर कब आने वाले हो। जहन यूबिन को मैसेज करता है और उसे बताता है कि आज ही वो आने वाला है। ये जानने के बाद यूबिन बहुत ही हैप्पी हो जाता है और बोलता है दैट्स ग्रेट ब्रदर, ठीक है आपको किसी भी बात की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब चीज़ें पहले से ही कर ली है। जहन बोलता है ओके मैं तुम्हें बस एक छोटा सा काम देने वाला हूँ, ठीक है। यूबिन बोलता है ओके। इसके बाद जैन बोलता है कि तुम्हें डायमंड बार के सामने वांग यीजाओ को बोलना होगा कि वो एक कार भेज दे। यूबिन बोलता है ओके ब्रदर, मैं उसे कॉल करके बता दूंगा। इसके बाद फिर जैन बोलता है कि ठीक है। तभी यूबिन बोलता है कि ब्रदर कौन से टाइम पर भेजनी है। जैन बोलता है कि उसे 2 बजे बुला लेना। यूबिन बोलता है ओके। इसके बाद यूबिन फिर ऑफलाइन हो जाता है। जैन अपने फ़ोन को देखता है और फिर वो अपने फ़ोन को बंद करता है और रूम से बाहर आता है। अपने फ़ोन को बंद करता है जैन और फिर वो बाथरूम में जाता है और अपने बाथरूम के अंदर जो पानी की पाइप थी शावर की उसे ख़राब कर देता है। उसे ख़राब करने के बाद जैन यहाँ से भागने की प्लानिंग बनाता है और वो फिर बाहर आता है, श्वान लू को ढूंढता है। जैन देखता है कि श्वान लू हॉल के अंदर सोफे पर बैठी हुई है और वो मैगजीन को पढ़ रही थी। जैन उसके पास जाता है और बोलता है शीजे। श्वान लू जैन को देखती है और वो मैगजीन को नीचे रखती है और बोलती है हाँ जैन। जैन बोलता है शीजे वो मेरे रूम का जो है ना पानी का पाइप खराब हो गया है, प्लीज़ आप क्या प्लम्बर को बुला देंगी, ये अर्जेंट है। शुआन लोजन को देखती है और बोलती है कि हाँ ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं अभी बुला लेती हूँ। ये बोलकर फिर शुआन लोजन के सामने ही प्लम्बर को फ़ोन करती है और उसे आने के लिए बोल देती है। फिर वो गार्ड से भी बोल देती है कि गार्ड उसे अंदर ले आए। ये सुनने के बाद जैन फिर बोलता है ओके। शुआन लू बोलती है जैन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है प्लम्बर आ जाएगा, मैंने फ़ोन कर दिया है। जैन बोलता है ओके थैंक यू सीजे, आप बहुत अच्छी हैं, आपने हमेशा मेरा साथ दिया और आपने मेरे साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार किया। शुआन लूसी जे जब भी मैं जाऊंगा यहाँ से तो आप मुझे बहुत याद आएंगी, मेरी लाइफ के अंदर मैं आपको बहुत याद करूँगा। ये बोलकर जैन सैड हो जाता है। शुआन लू जैन को देखती है और हंसते हुए बोलती है जैन तुम भी क्या बात कर रहे हो, तुम यहाँ से थोड़ी ना कहीं जाने वाले हो जो तुम मुझे याद करोगे। जैन बोलता है अब मेरा मेरा वो मतलब नहीं है कि कहीं कभी अगर मैं चला गया तो आप मुझे बहुत याद आएंगी। शुआन लू ये सुनती है तब बोलती है हाँ जैन ये तो है, अगर कहीं मेरा ब्रदर मुझसे कभी चला गया दूर तो फिर मुझे भी उसकी बहुत याद आएगी। जैन जब ये सुनता है तब वो शुआन लू को जल्दी से हक करता है। ये देखकर शुआन लू शॉक हो जाती है और वो फिर से स्माइल करती है और वो भी जैन को हक बैक करती है। शुआन लू जैन के दोनों हाथ फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ती है और बोलती है जैन तुम बहुत प्यारे हो, तुम भी मुझे बहुत याद आओगे। जैन हंसता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है हाँ। इसके बाद फिर
जैन अपने रूम में चला जाता है। जैन फिर अपना पर्सनल फ़ोन निकालता है और वो वांग यीफई को मैसेज करता है और उसे बता देता है कि जल्द ही वांग यीबो के इस मैंशन में प्लम्बर आने वाला है, तो जल्दी वो शेन को यहाँ पर भेज दे। वांग यीफई बोलती है ठीक है, वो शेन को भेज देगी, लेकिन जैन तुम्हें अच्छे से सावधानी रखनी होगी, सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैन मैसेज करता है और बोलता है अब चिंता मत करिए, मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं और भी ज़्यादा सावधान रहूँगा। वांग यीफई बोलती है ओके। इसके बाद जैन अपना फ़ोन बंद करता है और फ़ोन को वो चार्जिंग पर लगा देता है। फिर जैन अपना सामान पैक करने लगता है। तभी अचानक से जैन की नज़र अपने रिंग हाथ पर जाती है। उसकी फिंगर में जो रिंग थी उस पर पड़ती है। जैन अपना सामान पैक करना बंद कर देता है। जैन अपनी रिंग को देखता है और उसे टच करता है और वो अपने मन में सोचता है आई एम सॉरी ईबो, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ से भाग गया हूँ, लेकिन अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ ईबो, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर देना, मेरी इस गलती की वजह से मैं सब जानता हूँ कि तुम बहुत ही बुरा फील करोगे, तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे जाना होगा। जैन फिर अपनी रिंग को देखता है, उसे टच करता है और बोलता है मैं इस रिंग को कभी नहीं निकालूंगा। फिर जैन उस रिंग को देखता है और वो अपने मन में ही ये सब चीज़ें सोचता है। फिर जैन अपनी बैग को देखता है और फिर वो बैग को पैक करने लगता है। जैन अपनी सामान को पैक करने के बाद वेट करता है। आधे घंटे के बाद ही शेन प्लम्बर के रूप में वांग यीबो के मेंशन में आ जाता है। वो सभी लोग शेन को अच्छे से चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर वो उसे मेंशन के अंदर लेकर आते हैं। शेन फिर अपनी डार्क आइज से पूरे मेंशन को देखता है और फिर वो जैन के रूम में जाता है। जैन उसका स्वागत करता है और उससे बोलता है कि हम यहाँ से कैसे बचकर भागेंगे। शेन बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस मेंशन के सीक्रेट रास्ते पर अपनी कार रखी है खड़ी, हमें यहाँ से बस भागना होगा और हम वहाँ से भाग जाएंगे। जैन बोलता है कि हाँ, हमें शेन को भी बचाना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। शेन बोलता है मुझे पता है, मुझे मैडम ने पूरे प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था, तुम चिंता मत करो, मैं सभी चीज़ें कर लूँगा। जैन बोलता है ओके। इसके बाद फिर शेन जैन के बाथरूम में जाता है। वो 5 मिनट तक वहाँ पर वेट करता है, अपने मन को शांत करता है और फिर वो जैन को देखता है और बोलता है इट्स टाइम टू रन। जैन जब ये सुनता है तब उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। फिर जैन अपना बैग लेता है और वो सीढ़ियों से नीचे आता है। सोंग जियांग जैन को देखता है और बोलता है जैन तुम कहीं जा रहे हो। जैन सोंग जियांग को देखता है और बोलता है कि हाँ, दरअसल वो मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा था। सोंग जियांग जब ये देखता है तो बोलता है कि ओह अच्छा, क्या तुम मेरे लिए एक कॉम लेकर आओगे, वो क्या है कि मैंने अपना कॉम खो दिया है। जैन सोंग जियांग को देखता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल। सोंग जियांग बोलता है थैंक यू जैन। इसके बाद सोंग जियांग अपने रूम की ओर चला जाता है। तभी वो जो सेन था वो अनोइंग हो जाता है क्योंकि इसके फ्रेंड की वजह से वो लेट हो रहे थे। फिर वो अनोइंगली जैन को देखता है और बोलता है जल्दी करो, तुम्हारी फ्रेंड की वजह से हम लेट हो रहे हैं, तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही अनोइंग है। जैन जब ये सुनता है तो टाइट करके अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड के बारे में ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड नहीं सुन सकता है। जैन बोलता है फिर हाँ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैन और शेन दोनों मैंसन से बाहर आते हैं। फिर जैन शेन को मैंसन के पीछे की साइड में ले जाता है और वो एक डोर को ओपन करता है। शेन जल्दी से रूम के अंदर जाता है। जैन और शेन देखते हैं कि वहाँ पर किंग शेन को बांध कर रखा गया था रस्सियों से। शेन को वो किंग शेन देखता है और बोलता है जैन ये कौन है। शेन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और वीक लग रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। जैन किंग शेन को देखता है और बोलता है आज हम यहाँ से भागने वाले हैं, इसे वांग यीफई ने भेजा है हमारी हेल्प करने के लिए। किंग शेन जब ये सुनता है तो वो स्माइल करते हुए अपनी वीक वॉइस और एनर्जेटिक वॉइस के अंदर बोलता है सच में मैं इस दिन का बहुत दिनों से वेट कर रहा था, फाइनली ये दिन आ गया। इसके बाद शेन जाता है और वो किंग शेन के हाथों और पैरों को खोल देता है। किंग शेन को बहुत ही तकलीफ हो रही थी अपनी बॉडी को मूव करने में, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और वो उठता है और मूव करने लगता है। किंग शेन, जैन और शेन तीनों ही उस डार्क रूम से बाहर आते हैं। फिर शेन उन दोनों को वांग यीबो के मैंशन के जो सीक्रेट रास्ता था वहाँ पर ले जाता है। जैन और वो तीनों स्टोर रूम के अंदर आते हैं। स्टोर रूम के अंदर आने के बाद वो उसी टनल के अंदर से वहाँ से चले जाते हैं। शेन स्टोर रूम का डोर ओपन करता है और जैन और किंग शेन तीनों उस रूम से वहाँ से चलने जाते हैं। टनल के अंदर बहुत बड़े पिलर्स थे। ये जो रास्ता था वो ज़मीन के नीचे से था, पूरी तरह से अंधेरा था।
कुछ ही दूर पर वहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी। शेन पूछता है क्या ये रास्ता है? शेन बोलता है कि हाँ जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना होगा। ये सीक्रेट रास्ता है इस मैंशन का और मुझे लगता है कि वांग यीबो को इस रास्ते के बारे में पता है, तो हमें जल्दी करनी होगी इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से भागते हुए देख ले। फिर वो तीनों वहाँ से जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। फिर वो जल्दी से आते हैं और कार के अंदर बैठ जाते हैं। कार को शेन फुल स्पीड में चलाने लगता है। कार के अंदर किंग शेन सेन से पूछता है कि तुमने यहाँ पर कार कैसे लेकर आए और तुम्हें इस रास्ते के बारे में कैसे पता? सेन जब ये सुनता है तब बोलता है कि मैं पहले यहाँ पर मेंशन को चेक करने के लिए आया था, तो फिर मैंने अपने माइंड में ही एक माइंड सेट किया, एक मैप बनाया और फिर मैं ये रास्ता ढूंढने लगा। मैं जब वापस अपनी जगह पर लौटा तो मुझे पता चला इस रास्ते के बारे में। अक्सर मेंशन से भागने के लिए काफ़ी बार ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं। जब मैंने इस रास्ते के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि ये रास्ता बाहर मेन सड़क पर खुलता है, तो फिर मैं यहाँ पर आ गया। ये सुनने के बाद किंग शिन बोलता है तुम बहुत स्मार्ट हो। ये सुनकर सेन स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ वो तो मैं हूँ। कार के अंदर जैन बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था अपने ब्रदर से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत महीनों के बाद वो अपने ब्रदर को देखने वाला था। साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था ईबो के गुस्से से, क्योंकि उसे पता है ईबो का गुस्सा। जैन सोचता है कि इसके बाद तो पक्का ईबो उससे नफरत करेगा। फिर जैन कुछ भी नहीं बोलता है। तभी किंग शिन जैन को देखता है और बोलता है यंग बॉय क्या हुआ, तुम बहुत ही स्ट्रेस में लग रहे हो। जैन किंग शिन को देखता है और बोलता है नहीं वो मैं एक्साइटेड हूँ अपने ब्रदर से मिलने के लिए। किंग शिन ये सुनता है तो बोलता है कि ओह अच्छा, लेकिन तुम्हें जल्द ही इस सिटी को छोड़ना होगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना वांग ईबो तुम्हें बहुत ही इजीली ढूंढ लेगा। जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद किंग शिन बोलता है कि और तुम्हारे लिए एक बात और भी ठीक होगी कि तुम अपनी पहचान को छुपा लो, वरना तुम जानते हो कि क्या होगा। जैन समझ जाता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद जैन अपने मन में सोचता है कि आज से वो एक न्यू लाइफ की शुरुआत करने जा रहा है और वो जानता है कि ईबो इसके बाद उसे नफरत करेगा, लेकिन जैन इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। जैन बहुत ही खुश था कि अपने ब्रदर से वो मिलेगा। जैन फिर अपने टमी को देखता है, उसे सहलाता है और बोलता है अब मैं अपने छोटी सी फैमिली और अपने इस प्यारे छोटे से बेबी के लिए कोई और मुसीबत पैदा नहीं करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपनी टमी को टच करता है और वो चुपचाप ऐसे ही बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद ही वो डायमंड बार पहुंच जाते हैं। सेन किंग शिन और जैन को दूसरी मंजिल पर ले जाता है। वहां पर वांग यीफई अपने गार्ड के साथ बैठी हुई थी। जैन अंदर जाता है और वो वहां पर वांग यीफई को देखता है। जैन फिर चारों तरफ अपने ब्रदर को ढूंढने लगता है जो चेंग को, लेकिन पूरे रूम के अंदर जो चेंग नहीं था। जैन चारों तरफ देखने के बाद भी उसे नहीं दिखता जो चेंग। तभी शेन जैन को पुश करता है और उसे आगे चलने के लिए बोलता है। जैन फिर वांग यीफई के सामने आता है। वांग यीफई सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन वो जैन को इग्नोर कर देती है और वो किंग शिन की ओर भागती है और उसे गले लगा लेती है। वो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। किंग शिन भी वांग यीफई को गले लगाता है और वो उसकी बैक पर उसे स्लैप करता है, जिससे वांग यीफई इमोशनल हो जाती है। वो दोनों ही बहुत ही बड़े डेविल है, बहुत ही खतरनाक है दोनों, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। किंग शिन बोलता है यीफई चुप हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, ठीक है रोना बंद करो। किंग शिन वांग यीफई जब ये बोलती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। किंग शिन भी बोलता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग यीफई भी बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते हैं और ऐसे ही गले लगाए रखते हैं। फिर वांग यीफई बोलती है कि तुम बहुत ही कमज़ोर हो गए हो, तुम्हारी फेस पर बहुत ज़्यादा निशान है, तुम्हें वांग यीबो ने बहुत टॉर्चर किया है, मैं उस वांग यीबो को छोड़ूंगी नहीं। किंग शिन बोलता है बिल्कुल माय बेबी, हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तुम चिंता मत करो, हम उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। जैन चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था और वो अपने आंखों के सामने ये सब सीन होते हुए देख रहा था। फिर जैन हिम्मत करता है और वो बोलता है एक्सक्यूज मी। वांग यीफई और किंग शिन दोनों जैन को देखते हैं। वांग यीफई बोलती है क्या? जैन बोलता है मेरा ब्रदर कहाँ है? वांग यीफई जब ये सुनती है तो बोलते ओह एक मिनट रुको। फिर वो अपना हाथ हवा में लहराती है और 3 बार क्लैपिंग करती है। तभी 3 गार्ड वहां पर आते हैं जिन्होंने जोचिंग को पकड़ा हुआ था। जोचिंग की हालत बहुत ही बुरी तरह से थी, उसकी मानसिक हालत भी बुरी तरह से खराब थी। इस वजह से शायद जोचिंग को मानसिक मेंटली तौर पर भी टॉर्चर किया गया था। किंग शिन जैन अपने ब्रदर को देखता है और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। जैन की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। ऐसे जोचिंग को देखकर जोचिंग पूरे टाइम नीचे ही देख रहा था। जोचिंग हर किसी से डर रहा था। जैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने भाई को इस हालत में देखकर। जैन अपने क्रैकिंग वॉइस के अंदर बोलता है चैंग
जैसे ही जो चेंग अपने ब्रदर जैन की आवाज़ सुनता है तब वो जल्दी से अपने सर को ऊपर करता है और देखता है तो उसके सामने जैन खड़ा हुआ था। जैन की आंखों में आंसू थे। ये देखते ही जो चेंग बहुत ही ज़्यादा शॉक और सरप्राइज, मतलब वो बता नहीं सकता कि वो क्या फील कर रहा था। जो चेंग बोलता है जैन, और वो अपने आप को उन गार्ड से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग ईफई बोलती है हमने तुम्हारे ब्रदर को उन गार्ड से छुड़वा लिया है, उस गैंग से छुड़वा लिया है, तो अब तुम अपने ब्रदर को अपने साथ लेकर जा सकते हो। जो चेंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था उन गार्ड से। जैन जो चेंग को देखता है, जो चेंग जैन को देखता है और वो रोते हुए बोलता है आई एम सॉरी जैन, तुम्हारी बात न मानने के लिए आई एम सॉरी जैन। ये सुनकर जैन पूरी तरह से टूट जाता है और वो नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है। जैन रो रहा था, लेकिन जैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो चेंग उसे माफ़ी क्यों मांग रहा है। जैन फिर जैसे ही जो चेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है तभी अचानक से हैपिंग वहाँ पर भागते हुए आता है रूम के अंदर। जो चेंग जैसे ही हैपिंग को देखता है तब वो और भी ज़्यादा डर जाता है। उसकी पूरी बॉडी सुन्न और नम पड़ जाती है। उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। वो कुछ भी करने की हालत में नहीं था। जैन शॉकिंगली हैपेंग को देखता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हैपेंग यहाँ पर होगा। तभी वांग ई लू एनजेई और हैपेंग को देखती है और बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हैपेंग बोलता है वांग ईबो के गार्ड यहाँ पर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उसके गार्ड्स के हाथ में बंदूक है और उसने एंट्रेंस पर ही हमारे 3 गार्ड्स को मार दिया है। जैन सुनते ही शॉकिंगली बोलते क्या, और वो बहुत ही पूरी तरह से कांपने लगता है और वो कांपते हुए जोचिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वांग ई फई जैन पर चिल्लाते हुए बोलती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। जैन ये सुनते ही अपने जगह पर चुप अपनी जैन ये सुनते ही अपने जगह पर रुक जाता है और वो वांग यीफई को देखता है और बोलता है मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी। मैं केयरफुल था, मुझे नहीं पता ये वो यहाँ पर कैसे आ गया। वांग यीफई जैन पर चिल्लाते हुए बोलती है यू इडियट, तुम्हारे अंदर ट्रैकिंग चिप है बॉडी के अंदर। तुम्हें केयरफुल रहने के लिए मैंने कहा था, लेकिन अब तुम अपने ब्रदर को भूल जाओ। ये बोलकर वो जैन को देखती है और जैन पर चिल्लाती है। जैन ये सुनकर डर जाता है। वो पूरी तरह से कांपने लगता है। वो डरते हुए अपने ब्रदर को देखता है जो कि रो रहा था। जैन जल्दी जल्दी अपने ब्रदर की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी वांग यीफई के गार्ड जैन को पुश कर देते हैं। जैन बुरी तरह से डर जाता है। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या करे। तभी हैपिंग बोलता है हम सबको यहाँ से भागना होगा इससे पहले कि ईवो यहाँ पर आ जाए। इसके बाद लू एनजेई, हैपिंग और किंग शिन और वांग यीफई तीनों रूम से बाहर आ जाते हैं। जैन अपने ब्रदर को देखता है। तभी जो चेंग चिल्लाते हुए बोलता है जैन जैन जैन, हैपिंग ने मुझे किडनैप किया था। ये सब माफियाज हैं, इन सब ने हमारा यूज़ किया है। ये सब वांग यीबो से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने हमारा यूज़ किया है। जैन, वांग यीफई ही मेन कल्प्रिट है, उसने ही ये सब किया है। जैन शॉक हो जाता है ये सब सुनकर। इससे पहले कि हैपेंग कुछ और बोल पाता एक गार्ड आता है। हैपेंग के माउथ में कपड़ा डाल देता है जिससे जो चेंग अपने वर्ड्स को कंप्लीट नहीं कर पाता है। जैन अपने ब्रदर की ओर भागना शुरू करता है, लेकिन फिर से एक गार्ड जैन को पुश कर देता है। जैन की आंखें गुस्से में रेड हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा एंगर में था क्योंकि उसे मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब माफियाज हैं और उन्होंने जैन का यूज़ किया है। जैन समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैन अपने ब्रदर को देखता है तभी एक गार्ड अचानक से जो चेंग को अपने कंधे पर उठा लेता है और वो उसे रूम से बाहर लेकर आ जाता है। एक गार्ड जैन को रूम से बाहर नहीं आने देता और जब जो चेंग को वो बाहर ले जाते हैं तब वो गार्ड भी वहाँ से चला जाता है। जैन भी अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए रूम से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी साइड हम वांग यीबो को देखते हैं। वांग यीबो के जितने भी गार्ड थे वो उस बार के अंदर आ चुके थे। सभी लोग जिस पर भी डाउट हो रहा था उसे मार रहे थे वांग यीबो के गार्ड। वांग यीबो को लू एनजेई पर वांग यीफई पर कोई शक नहीं था क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो किंग शिन है वो वांग यीफई का बॉयफ्रेंड है या फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे नहीं पता था। इसलिए वो वांग यीफई पर कोई भी डाउट नहीं करता है और वो जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सभी को पकड़ने के लिए बोल देता है। वो सिर्फ जैन को ढूंढ रहा था वहाँ पर, लेकिन उसे ये ज़रूर पता था कि जैन और किंग शिन दोनों ही इसी बार के अंदर हैं। वो अपने गार्ड को ऑर्डर देता है जैन और किंग शिन को ढूंढने का क्योंकि वो दोनों ही मेंशन से गायब थे। इस वक्त ईबो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि जैन ने उसे धोखा दिया था।
वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसने ज़ैन से ये उम्मीद नहीं की थी कि ईबो को ज़ैन धोखा दे देगा और वो एक स्पाई निकलेगा। इस वक्त ईबो को किंग शिन से भी ज़्यादा ज़ैन अपने सामने चाहिए था। वो बहुत गुस्सा था। ज़ैन अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है जब वो वांग ईबो की इतनी डेंजरस और एंग्री वॉइस को सुनता है। ईबो बोलता है, ज़ैन ज़ैन तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया ज़ैन? मैंने तुम पर हमेशा विश्वास किया। मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताया कि मैंने कितना सफ़र किया है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। मैंने अपनी ट्रू फीलिंग्स को तुम्हारे सामने कन्फेस किया। लेकिन तुमने क्या किया ज़ैन? ये तुमने अच्छा नहीं किया ज़ैन। अब तुम इसके लिए बहुत ही जल्द सफ़र करने वाले हो। ये बोलता है ईबो। और उसके आईज और उसके फेशियल एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। ईबो पूरे रूम्स को चेक करने लगता है एक-एक करके। ईबो ज़ैन को ढूँढने के लिए इधर से उधर घूम रहा था। ईबो को ज़ैन ने इसीलिए ढूँढ लिया क्योंकि जब किसी ने गार्डन के अंदर ज़ैन के नोज़ पर वो कपड़ा रखा था तब तो ज़ैनज़िंग ने ज़ैन के नेक के अंदर ट्रैपिंग चिप डाली थी ताकि अगर ज़ैन कभी यहाँ से भागने की कोशिश करे तो वो ईज़िली ज़ैन को पकड़ पाएँ। इसीलिए अब ईबो ज़ैन को ढूँढ रहा था और ज़ैन ईबो से छुपने के लिए रूम्स के अंदर इधर-उधर भाग रहा था। ज़ैन अपने टीयर्स को साफ करता है और वो एक रूम के अंदर आ जाता है। ज़ैन डोर को बंद करना भूल जाता है और वो खिड़की को देखता है जो उसके सामने ही थी। इतनी सारी टेंशन के अंदर ज़ैन जो था वो रूम को लॉक करना भूल गया था। ज़ैन खिड़की के पास खड़ा हुआ था टेंशन में, तभी अचानक से उसे रूम के डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है या फिर किसी के कदमों की आवाज़। तो ज़ैन पीछे टर्न होकर देखता है और ऑब्वियसली ये कोई और नहीं था। ज़ैन के सामने ईबो खड़ा हुआ था। ईबो के हाथ में गन थी और वो बहुत ही गुस्से में था। ज़ैन ये देखकर डर जाता है और वो अपने कदमों को पीछे करने लगता है। ईबो ज़ैन की ओर आगे बढ़ रहा था। ईबो ज़ैन को देखता है और बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से में लग रहा था। ज़ैन रूम में इधर-उधर देखता है तभी उसकी नज़र फ्लावर पॉट पर जाती है। ज़ैन उसे उठाता है और उसे ईबो के ऊपर फेंक देता है। वो फ्लावर पॉट सीधा जाकर ईबो के सर में लगता है और ईबो के सर से खून निकलने लगता है। पेन के कारण ईबो के हाथ से वो गन नीचे गिर जाती है। ईबो का आधा फेस पूरा ब्लड से कवर हो गया था। ज़ैन उस गन को देखता है और उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी और वो जल्दी से उस गन को उठा लेता है। ज़ैन उस गन को ईबो की ओर पॉइंट कर देता है। ईबो नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था, यानी कि वो बैठा हुआ था। ईबो ज़ैन को देखता है। ज़ैन के हाथ कांप रहे थे और ईबो को पता चल गया था कि ज़ैन ने पहली बार अपने हाथों में गन पकड़ी है। ईबो ज़ैन को देखता है और बोलता है, ज़ैन तुम मुझे शूट नहीं कर सकते हो। तुम्हारे ये हाथ सिर्फ खाना बनाने के लिए बने हैं। तुम्हारे ये कांपते हुए हाथ ये बता रहे हैं कि तुमने पहली बार अपने हाथों में गन पकड़ी है, तो तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते हो। और वो ज़ैन को देखता है। ईबो फिर फ्लोर से उठ जाता है और वो ईबो की ओर आगे बढ़ने लगता है। ज़ैन पूरी तरह से डर से कांप रहा था। ज़ैन ने अपने हाथ में जो गन पकड़ी हुई थी उसी से वो ईबो के ऊपर शूट कर देता है, लेकिन ज़ैन का निशाना चूक जाता है और वो गोली सीधे जाकर पीछे वॉल में लग जाती है। ईबो ये देखकर चकल करता है और वो ज़ैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। ज़ैन डरा हुआ था और वो पीछे अपने कदमों को कर रहा था। ईबो बोलता है, ज़ैन तुमने एक बुलेट तो वेस्ट कर दी। इस गन के अंदर सिर्फ 2 ही गोलियां थी, एक तुमने वेस्ट कर दी है और एक ही बची है। ये बोलकर वो ज़ैन की ओर और भी आगे बढ़ने लगता है। ज़ैन ये देखकर डर जाता है। उसकी माथे से पसीना टपक रहा था नीचे। ज़ैन डर के कारण अपना हाथ अपनी फिंगर को गन के ट्रिगर पर रखता है और वो उससे शूट करता है ईबो के शोल्डर की ओर। वो बुलेट सीधा जाकर ईबो के शोल्डर के अंदर लग जाती है डीप और पूरी अंदर तक चली जाती है। ईबो को अपनी बॉडी में शार्प पेन फील होता है और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। ज़ैन शॉक हो जाता है ये देखकर। वो पूरी तरह से डर से कांपने लगता है। पहली बार अपनी लाइफ में उसने डर के कारण किसी को मारा था। ज़ैन बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। ज़ैन के हाथ से गन भी नीचे गिर चुकी थी। ईबो को देखता है वो अपने सामने जो कि फ्लोर पर गिरा हुआ था। ईबो के शोल्डर से और उसके सर से खून निकल रहा था। ज़ैन बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था डर के कारण। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक से उसे अपने रूम के अंदर किसी के आने की आवाज़ आती है। ज़ैन जब ये देखता है तब वो जल्दी से अपने आंसुओं को वाइप करता है और वो विंडो की ओर चला जाता है। तभी रूम के अंदर 2 गार्ड आते हैं। वो गार्ड देखते हैं कि ज़ैन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और ईबो नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ है। ये देखकर वो गार्ड बोलते हैं कि वहीं पर रुक जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन ज़ैन खिड़की से नीचे देखता है और वो वहीं से जंप कर जाता है इससे पहले कि वो गार्ड ज़ैन को पकड़ पाता। वो गार्ड भागते हुए विंडो की ओर जाता है और देखता है
जैन नीचे फ्लोर मतलब उस सेकंड फ्लोर से कूद चुका था और जैन के पैर में चोट लग चुकी थी और जैन वहाँ से डिसअपियर हो चुका था। ये देखकर वो गार्ड फिर रूम के अंदर वापस आता है। अब हम रोड पर देखते हैं, रोड पर जैन भाग रहा था एक ब्लैक कार की ओर। जैन सोचता है कि शायद हो सकता है वांग ईजाओ ने उनको यहाँ भेजा हो जैन की हेल्प करने के लिए। तभी उस कार से 2 पर्सन निकल कर बाहर आते हैं। वो बोलते हैं कि हमें वांग ईजाओ ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए। जैन जल्दी से कार के अंदर बैठ जाता है और वो बोलता है प्लीज़ कार को जल्दी से ड्राइव करिए, वांग ईबो के आदमी मुझे ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही वो गार्ड बोलते हैं ठीक है। जैन बोलता है कि मुझे वांग ईजाओ को इन्फॉर्म करना होगा कि वो एक डॉक्टर को इंतजाम करे क्योंकि मेरी नेक के अंदर ट्रैकिंग चिप है। वो दूसरा गार्ड बोलता है ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम सब कुछ बता देंगे उन्हें। वहीं दूसरी तरफ जू जैनसिंग भी अपने गार्ड के साथ मिलकर जैन का पता लगा लेता है। उसकी गर्दन के अंदर जो ट्रैकिंग चिप थी उससे कि जैन उस कार में भाग रहा है। इससे जैन उनके सामने आ जाता है। वो सभी लोग जैन को पकड़ने के लिए उसकी कार का पीछा कर रहे थे। जू जैनसिंग उन पर वार भी कर रहा था, लेकिन जो गार्ड्स थे वो उनके मतलब जू जैनसिंग के वार से बच भी रहे थे और वो गाड़ी को भी सेफली ड्राइव कर रहे थे। वहीं दूसरा गार्ड वो जल्दी से वांग ईजाओ को कॉल करके बता देता है कि जो वांग जैन है उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। जैन अपने मन में सोचता है उसके स्टमक में उसे तेज पेन हो रहा था, वो इतनी ऊपर से कूदा था, इसीलिए जैन डरते हुए बोलता है कि उसे अपनी चेकअप करवाना होगा डॉक्टर से, कहीं कुछ गलत ना हो। ये सोचकर वो अपने स्टमक को पकड़ लेता है। कुछ देर के बाद ही वो गार्ड एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुक जाते हैं। कार जैसे ही रुकती है जैन कार से बाहर निकलता है और वो गार्ड भी निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो गार्ड जू जैनसिंग और उसके गार्ड पर हमला कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग ईजाओ देखता है जैन को। जैन वांग ईजाओ को देखता है कि वो वहीं पर खड़ा हुआ है। जैन जल्दी से उसके पास जाता है। वांग ईजाओ जैन को देखता है और बोलता है जैन तुम्हारी ये हालत कैसे होगी और तुम इस मुसीबत में कैसे पड़े। जैन वांग ईजाओ को देखता है और बोलता है मैं तुम्हें सब बात बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ पहले मेरी हेल्प करो। वांग ईजाओ बोलता है जैन चिंता मत करो, तुम मेरी कार के अंदर बैठो, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जैन बोलता है हाँ, मेरी नेक के अंदर एक ट्रैकिंग चिप है, मुझे जल्दी से उसे निकालना होगा। वांग ईबो मेरा पीछा कर रहा है। जू जैन वांग ईजाओ बोलता है कि हाँ ठीक है जल्दी करो। इसके बाद जैन उसके साथ कार के अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर कार को बैठ चलाना शुरू कर देता है। वांग ईजाओ बोलता है जैन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे गार्ड्स वांग ईबो के गार्ड्स को संभाल लेंगे, तुम चलो। उसके बाद वो कार वहां से चलना शुरू कर देती है। वांग ईजाओ बोलता है जैन तुम ठीक तो हो, तुम इस मुसीबत में कैसे पड़ी। जैन बोलता है मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आई, आप ही मेरी वजह से मुसीबत में पड़ सकते हो। वांग ईजाओ बोलता है जैन मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही होगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ सच्चाई बतानी होगी। जैन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें सब बताऊंगा। कुछ देर के बाद ही वांग ईजाओ एक होटल के सामने कार को रोक देता है। फिर जैन को वांग ईजाओ लेकर होटल के अंदर आता है। रूम के अंदर आने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर एक डॉक्टर पहले से ही था, क्योंकि वांग ईजाओ ने पहले से ही डॉक्टर को यहाँ पर बुला के रखा था। फिर वो जैन को मतलब वहाँ पर ट्रीट करता है। वो जो डॉक्टर था वो जैन के नेक से उसकी जो ट्रैकिंग चिप थी उसे निकाल देता है। ट्रैकिंग चिप के निकालने के बाद वो डॉक्टर जैन को देखता है और बोलता है अब आप उठ सकते हैं। जैन उठ जाता है और देखता है वो डॉक्टर उस चिप को निकाल कर वांग ईजाओ को दे देता है। वांग ईजाओ जैन को देखता है और बोलता है जैन अब सब ठीक है। जैन बोलता है कि हाँ। वांग ईजाओ बोलता है कि मुझे इस ट्रैकिंग चिप को जल्दी ही मेरे कार्ड को देना होगा और उन्हें बताना होगा कि इसे समुद्र में फेंक दे। जैन बोलता है कि हाँ, और मुझे जल्द ही यहाँ से जाना होगा, हम ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते क्योंकि वो लोग इस ट्रैकिंग चिप को ट्रैक करके यहाँ पर आते ही होंगे। वांग ईजाओ बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद वांग ईजाओ अपने गार्ड को बुलाता है और उस ट्रैकिंग चिप को उन्हें दे देता है और समुद्र में फेंकने के लिए बोल देता है। इसके बाद वांग ईजाओ और जैन दोनों वहां से भाग जाते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ तक जो फ्लैशबैक था वो एंड हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे की स्टोरी। आई नो कि ये फ्लैशबैक था अब तक का, आपको बता ही दिया होगा कि मैंने जब फर्स्ट एपिसोड शुरू किया था इस एफएफ का तो मैंने बताया था कि जैन ने ईबो को गोली मारी थी उसके शोल्डर पर। तो उसके आगे का अब हम नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। ओके, तो बाय बाय एवरीवन।